आप सभी को पता है ट्राइंगल्स चैप्टर के थर्ड एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने वाले हैं, जहाँ पे ऑलरेडी हमने 11 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो आइए बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन पे। ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या पूछा ये समझिए, क्वेश्चन का सोल्यूशन किस तरीके से ढूंढना है, ये सारी चीज़ें आप पहले सोचें, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। जैसे कि ये जो क्वेश्चन ये बोलता है साइड ए बी साइड बी सी मीडियन ए डी, और एक ट्राइंगल के दो साइड्स है ए बी बी सी और उसका ही मीडियन है ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोपोर्शनल टू, और इनका प्रोपोर्शन बनता है पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ। मतलब ये दो साइड्स और मीडियन जो है ये सेम रेशो बनाते हैं, प्रोपोर्शन में है मतलब ये सेम रेशो बनाते हैं पी क्यू क्यू आर और पी एम के साथ, सेम रेशो में इक्वल रेशो बनाते हैं ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। शो दैट बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, हमको दोनों ट्राइंगल्स को बस सिमिलर बताना। काफ़ी एक्चुअली ध्यान से समझोगे तो इजी है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ। ये है ट्राइंगल आपका ए बी सी, इसके अंदर आ जाता है मीडियन ए डी, राइट। दूसरा है आपका ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसके अंदर आपका मीडियन पी एम बन जाए। अब हमने डायग्राम तो बना लिया है, अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं गिवन, और फिर सम को समझने की कोशिश करते हैं। गिवन में बोला है साइड ए बी बी सी एंड ए डी आर प्रोपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर एंड पी एम। मतलब ए बी का रेशो बनेगा पी क्यू के साथ, ए बी का रेशो बनेगा पी क्यू के साथ, बी सी का रेशो बनेगा क्यू आर के साथ, और मीडियन का रेशो मीडियन के साथ। प्रोपोर्शनल है मतलब ये रेशो जो है ये इक्वल। ये हो गया गिवन। टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर है। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, यही प्रूव करना है। चलिए इसको करते हैं शुरू, लेकिन शुरू करने से पहले हमको करना भी ये सोचना बहुत जरूरी है। अगर आप गिवन देखोगे तो आपको दिखेगा ए बी का रेशो बी के साथ दिया है, बी सी का रेशो क्यू आर के साथ दिया है, और मीडियन ए डी का रेशो मीडियन पी एम के साथ दिया है। हमारे पास तीन अलग अलग सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज हैं। एक है ए, जिसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि एंगल्स के बारे में हम कुछ रिलेशन यहाँ पे डायरेक्ट तो नहीं बता सकते। एक है एस एस एस, यहाँ पे तीन साइड्स का रेशो नहीं दिया मुझे सिर्फ और सिर्फ दो ट्राइंगल के साइड्स का रेशो दिया। आप देखो ए बी का पी क्यू के साथ, बी सी का क्यू आर के साथ, ए सी का पी आर के साथ तो है ही नहीं कुछ रिलेशन, ठीक है। तो क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑलरेडी दो साइड सेम रेशो में है, तो मुझे बस इन दोनों साइड्स, जो भी साइड्स ऑब्वियसली यूज हुए हैं, अभी ए बी और बी सी यूज हुआ है, तो उनके बीच वाला एंगल बी, पी क्यू और क्यू आर हुआ है तो उनके बीच वाला एंगल क्यू। अगर मैंने किसी तरीके से ये बी एंगल क्यू एंगल के इक्वल कर दिया तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी दो साइड्स का रेशो इक्वल है और उनके बीच वाला एंगल भी जो है वो इक्वल आ रहा है, तो एस ए एस क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा और ट्राइंगल्स यहाँ पे सिमिलर हो जाएंगे। मतलब केवल मुझे इस क्वेश्चन में बी को और क्यू को, इन दोनों एंगल्स को इक्वल बताना है। अब मैं इसी के लिए सारा काम करूँगा। अब सम तो काफ़ी सिंपल है अगर आप दिमाग लगाओगे थोड़ा सा भी तो, ठीक है। तो ये शुरू करते हैं, मैं लिखता हूँ प्रूफ की शुरुआत ही यहाँ से करते हैं। एज पर कंडीशन हमको दिया है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी। ये चीज गिवन है। देखो मेरे को ये बड़े ट्राइंगल्स को सिमिलर बताने हैं, लेकिन अगर आप सोचोगे ना तो आपको ए बी का पी क्यू के साथ तो इक्वल रेशो है, आपको ए डी का पी एम के साथ भी यहाँ पे इक्वल रेशो दिया है इनके साथ, है ना। ए बी और पी क्यू का ए डी और पी एम के साथ इक्वल रेशो बन रहा है। किसी तरीके से मैंने इस बी डी को और इस क्यू एम को सेम इनके रेशो में ला दिया, मतलब इन तीनों को सेम रेशो में ला दिया, तो ये जो छोटे छोटे दो ट्राइंगल्स है ना ये सिमिलर हो जाएंगे एस 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 टेस्ट से। हाँ एस 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 टेस्ट। मैं फिर से बता रहा हूँ,
देखो AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM ये ऑलरेडी इक्वल रेशो में आप देख सकते हो। किसी तरीके से इनके साथ मैंने अगर BD अपॉन QM का रेशो इक्वल कर दिया तो ये जो छोटा दो ट्राइंगल्स हैं इनके सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल हो जाएगा और ये सिमिलर हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल्स। एक बार ये छोटे ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो B और Q तो इक्वल होने ही है, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो सारे उनके एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। ठीक है, बस मैं उसी के पीछे भागने वाला हूँ। AB अपॉन PQ तो मुझे चाहिए, छेड़खानी नहीं करो। AD अपॉन PM में मुझे चाहिए, छेड़खानी नहीं करो। छेड़खानी करो इस BC अपॉन QR के साथ। देखो फिर से मैं लिखता हूँ AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, और तीसरा वाला भी मेरे को चाहिए AD अपॉन PM लिख देता हूँ, छेड़खानी बिल्कुल नहीं करेंगे। अब BC QR ना यहाँ पे मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को क्योंकि B और Q इक्वल बताया तो मेरे को BD और QM चाहिए ताकि ये छोटे ट्राइंगल से मिल जाए। मैं सोचूंगा फिर मुझे स्ट्राइक होगा कि AD तो मीडियन है, PM तो मीडियन है, इसका मतलब D और M दोनों ही मिड पॉइंट्स हैं, दोनों ही मिड पॉइंट्स हैं। तो BC की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? BC को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स BD। आप समझ रहे हो, अगर D मिड पॉइंट है तो BD और DC तो इक्वल हो जाएंगे, समझ रहे हो। अगर आप इसको x बोलोगे तो ये भी x हो जाएगा, है ना। पूरा BC क्या हो जाएगा 2x, पूरा BC क्या हो जाएगा 2x, मतलब 2 टाइम्स BD हो रहा है ना, तो BC को 2 टाइम्स BD लिख सकता हूँ और QR की जगह पे 2 टाइम्स QM लिख सकता हूँ। BC के जगह पे मैं क्या लिखता हूँ 2 टाइम्स BD। तो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको काम में आएंगे। QR को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 टाइम्स QM। इसका रीजन आप लिख सकते हो AD and PM are medians, AD and PM are medians। 2 से कैंसिल होगा 2, जो रेशो हमारे पास आएगा, जो इक्वल रेशो हमारे पास आएंगे, अब वो इस तरीके से आपको दिखेंगे। अब आप डायग्राम में देखें, AB का रेशो PQ के साथ समझ में आ गया, BD का रेशो QM के साथ समझ में आ गया, AD का रेशो PM के साथ समझ में आ गया। मतलब ये जो छोटा ट्रायंगल है, ये जो छोटा ट्रायंगल है, इसके तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल है। अगर तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ऐसे देयरफॉर, है ना, क्योंकि तीनों साइड्स का रेशो इक्वल आ रहा है। एसएसएस क्राइटेरिया ये तो कहता है तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ पे आ रहा है। तो लिखता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल ADB एंड PMQ आर सिमिलर। ट्रायंगल ADB सिमिलर, PMQ रीजन SSS टेस्ट। हमारा सम यहाँ पे खत्म नहीं होता है ना। हमने छोटे छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर बता दिया। अब ये दो छोटे ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो भी सिमिलर हो जाते हैं। ये दोनों छोटे ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो मैं लिख सकता हूँ आराम से, ये जो B एंगल है, जो Q एंगल इक्वल है। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q रीजन CAST, करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर ट्राइंगल्स। 1 बोल के इसको रखते हैं ना। हमको क्या सिमिलर बताना है, पूरा ABC और पूरा PQR ना। तो मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ABC, एक्चुअली डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन ठीक है 2-4 स्टेप एक्स्ट्रा लिखेंगे तो कोई हाथ नहीं रुकेंगे अपने। तो ABC और PQR लेता हूँ। मैं लिखता हूँ AB का प्रपोर्शन PQ के साथ तो है ही, और AB का रेशो PQ के साथ तो उन्होंने दिया ही है, और ये प्रपोर्शनल है किसके साथ, BC अपॉन QR के साथ। अगर आप देखोगे तो AB BC जो है PQ QR के साथ प्रपोर्शनल है, AB BQ के साथ और BC QR के साथ। तो ये बड़े ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करूं तो ये साइड इसके रेशो में, ये साइड इसके रेशो में है, और इनका जो रेशो बन रहा है वो इक्वल है। मतलब दो साइड्स बेसिकली सेम रेशो में, इक्वल रेशो में। उसके बाद जो मैंने दो साइड्स यूज करे हैं दोनों ट्राइंगल के, उसके बीच में जो एंगल्स आते हैं वो भी इक्वल है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, है ना। इसका रीजन आप लिख सकते हो गिवन, इसका रीजन आप लिख सकते हो फ्रॉम 1। तो इसका ये मतलब हुआ कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर हो गया PQR
मार्किंग, हाँ रीजन क्या होगा, साइड एंगल साइड टेस्ट, बिल्कुल सही। ये था बहुत ही इजी तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जहाँ पे हम लोगों ने दोनों बड़े ट्रायंगल्स को सिमिलर बताया। हमको ये सोचना था कि अच्छा ये और ये ए बी पी क्यू और बी सी क्यू ऑलरेडी प्रपोर्शन में है, इसका मतलब उनके बीच वाला एंगल मुझे किसी तरीके से इक्वल बताना है ताकि ट्रायंगल सिमिलर है ना। तो ये तरीका था करने का, बहुत ही सिंपल है, फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर सकते। आइए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि फिर से एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। D is point on side BC of triangle ABC। देखिए एक ट्रायंगल है ABC जिसके अंदर जो D है एक पॉइंट है साइड BC पे लाई करता है, such that these angles are equal। Now show that ST का मतलब यहाँ पे है show that CA square is CB into CD। ओके, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम है, ट्रायंगल का नाम है ABC। D is point on side BC। ये जो D है ये BC के ऊपर आता है। D is point on side BC of triangle ABC such that ADC एंगल ADC, अभी बनाना पड़ेगा इसको, है ना। एंगल ADC is equal to BAC। ये पूरा एंगल से इक्वल है, ये एंगल पूरा एंगल से इक्वल है, ठीक है। देन शो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB टू CB। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल है ये क्वेश्चन। भाई समझते हैं इसके सॉल्यूशन को, राइट। सो सबसे पहले मैं लिखूंगा, एरी गैरी बात में लिखूंगा नहीं, मैं सीधे लिखूंगा एंगल ADC इज इक्वल टू DAC। बाकी एरी गैरी बातें आप लिख देना, D इज ऑन साइड BC एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। मेन बात मैंने लिख दी है, टू CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। आइए तो प्रूफ बनाना शुरू करें। कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ प्रूफ करने के लिए बोलते हो ना, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आपको क्या चाहिए, CA स्क्वायर चाहिए। अगर आपको CA स्क्वायर चाहिए मतलब आप ऐसे दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बताओ जिनके अंदर साइड CA आता हो, है ना। अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे टोटल 3 ट्रायंगल्स है, एक है CAD, एक है DAB, एक है पूरा बड़ा CAB। अब CA स्क्वायर मतलब दोनों ट्रायंगल्स में तो CA आना चाहिए, तो मैं दो ट्रायंगल्स कौन से सिलेक्ट करूंगा, ये 3 में से एक सिलेक्ट करूंगा CAB क्योंकि CA आता है, एक सिलेक्ट करूंगा CAD और CAB, ये मेरे दो ट्रायंगल्स होंगे। बस अगर ये आपने समझ लिया तो आपके लिए सब बहुत ही सिंपल है। इन ट्रायंगल CAD एंड ट्रायंगल CAB, तो CAD के अंदर आपको एंगल C दिखेगा, CAB के अंदर भी आपको एंगल C दिखेगा, मतलब यहाँ पे एंगल C कॉमन है। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक अजीब सी चीज आती है, मेरे को नहीं पता ये क्यों आती है उनके दिमाग में। उनके दिमाग में क्या आता है बताता हूँ। उनके दिमाग में ये चीज चलती है कि CAD में एंगल A आ रहा है और CAB में भी एंगल A आ रहा है, तो A क्यों नहीं है कॉमन एंगल। अरे आप दिमाग लगाओ, CAD में जो A आ रहा है वो सिर्फ इतना ही है और CAB में जो A आ रहा है वो पूरा बड़ा एंगल है, तो कॉमन कैसे हुआ, है ना। Whereas CAD में ये C आ रहा है और CAB में भी यही C आ रहा है, C ही कॉमन होगा ना। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, दोनों ट्रायंगल्स में C कॉमन है। सबसे पहले CAD का जो C है उसको 3 लेटर में लिखो, DCA लिख देता हूँ, है ना, DCA लिख देता हूँ मैं, इक्वल टू बड़े ट्रायंगल का जो C है उसको 3 लेटर में BCA लिख देता हूँ मैं। क्या लिखता हूँ, BCA लिखता हूँ। इसका रीजन जो होगा वो होगा कॉमन एंगल, इसका रीजन जो होगा वो होगा कॉमन एंगल। उसके बाद ये जो छोटा ट्रायंगल है उसका एंगल B और ये जो बड़ा ट्रायंगल है उसका ये पूरा ये उन्होंने तो क्वेश्चन में रखा है इक्वल, है ना। तो मैं लिखता हूँ एंगल ADC मतलब D
इज इक्वल टू ADC मतलब D इज इक्वल टू BAC, पूरे A को इक्वल इज इक्वल टू BAC। रीजन गिवन, अगर दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका आप जानते हो, ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल। यहाँ पे हमने अगर C यूज किया तो यहाँ पे भी C यूज किया, तो दोनों के लिए मैं पहले C लिखता हूँ। C के साथ यहाँ पे हमने D यूज किया, यहाँ पे A यूज किया। C के साथ यहाँ पे D, यहाँ पे A। CD के साथ क्या बचेगा? CD के साथ A बनेगा, CD के साथ A बनेगा और CA के साथ B बनेगा। इसका रीजन होगा एंगल एंगल टेस्ट। एक बार दो ट्रायंगल सिमिलर आ गए तो इनके साइड्स का प्रोपोर्शन ले लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लाइक CD का CA के साथ रेशियो, DA का AB के साथ रेशियो, CA का CB के साथ रेशियो इक्वल हो जाता है जब ट्रायंगल सिमिलर होता है। CSST करस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर। हमको क्या चाहिए? CA का स्क्वायर चाहिए, तो आपको एक CA यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, तो इन दोनों रेशियोज को ले लें, बीच का उड़ा दें, अपने काम का नहीं है वो, है ना। जो अपने काम का है नहीं तो उसको नीचे लाके मतलब ही क्या है ना। इसको लिखो दिस दैट इज दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो CD के पास CB आएगा तो हो जाएगा CD इंटू CB इज इक्वल टू CA के पास CA जाएगा तो हो जाएगा CA स्क्वायर। दिस इज व्हाट वाज नेड, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत ही आसान था, जो सिमिलरिटी से हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस अगर किसी साइड का स्क्वायर तो किस तरीके से टैकल करने। यहाँ पे इनटू ही मिलेगा फॉर्मेशन, ठीक है। अब इस तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। फटाफट से इसको नोट कर लो। आइए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो इस एक्सरसाइज का सबसे मुश्किल क्वेश्चंस बच्चों के हिसाब से बोला जाता है। मुश्किल क्वेश्चन से एक बोला जाएगा एक्चुअली इसको। अब मुझे न जाने क्यों ये बच्चे हर बार पूछते हैं कि भैया ये क्वेश्चन कैसे करना है। बार बार सीखने के बावजूद भी उनको इसमें डाउट आता है। वो क्यों? क्योंकि आप एक बार से कंसंट्रेशन में नहीं समझते, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन के लिए आप अपना कंसंट्रेशन थोड़ा और बढ़ाएं और अच्छे से देखें इस क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। साइड AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, PR and median P। ये क्या हो गया? ऐसा ही तो सेम क्वेश्चन था जो इसके पहले हमने करा था। अगर ये सोच आपकी भी चल रही है तो ये आपकी गलत सोच। अब देखो इसमें क्या बोला है, ध्यान से पढ़ो। शो दैट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आपको देखने में सही सेम लगेगा लेकिन एक्चुअली ये सेम नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं है। आइए आप इसका सोल्यूशन भी हम लोग ढूंढेंगे, बस आप ध्यान देते चलिए। यहाँ पे दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है, ABC और PQR। यहाँ पे मैं दोनों ट्रायंगल्स बना लेता हूँ। ये है A, B, C, P, Q, R। ये है मीडियन AD और ये है मीडियन PN। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पे आपको कौन से साइड्स प्रोपोर्शन में दिए हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए गिवन में भी लिखूंगा तो आपको और भी आइडिया अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको दिया है AB का प्रोपोर्शनल PQ, AB का रेशियो PQ के साथ आप बनाओगे, AC का PR के साथ, और मीडियन का मीडियन के साथ, AB का PN के साथ। ये प्रोपोर्शन में है, मतलब इन सभी रेशियोज केवल ये सभी रेशियोज एक दूसरे को इक्वल है, उसका मतलब ये प्रोपोर्शन में। अब आप देखो
ए बी का पी क्यू के साथ इन्होंने रेशो बनाया जो पिछले समय भी था, मान सकता हूँ मैं। ए डी का पी एम के साथ बनाया है जो पिछले समय भी था, मानता हूँ मैं। लेकिन ये बार ये जो रेशो है ना, ये जो बीच का रेशो है आपको अलग दिखेगा, ये आपको दिखेगा ए सी और पी आर के बीच में। अगर आपको याद होगा तो ऐसा जो पिछला क्वेश्चन करा था उसमें बी सी का क्यू आर के साथ रेशो दिया था, तो हमने उसमें क्या सोचा था कि ए बी का पी क्यू के साथ तो रेशो है, BC का QR के साथ तो रेशो है, तो क्यों ना उनके बीच वाला एंगल इक्वल बताया जाए ताकि दोनों ट्रायंगल्स SAS से सिमिलर हो जाए। वैसे ही आप देखो यहाँ पे AB का PQ के साथ तो है, AC का PR के साथ तो है, इसका मतलब उनके बीच वाले एंगल को मुझे यहाँ पे इक्वल बताना है। केवल मुझे एंगल A और एंगल B को इक्वल बताना है, तो बस आप देख सकते हो दो साइड्स का ऑलरेडी प्रोपोर्शन है मेरे पास, उनके बीच वाला एंगल अगर इक्वल आ गया तो ट्रायंगल्स SAS क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन ये उतना आसान नहीं होने वाला है, क्यों? क्योंकि ये जो एंगल यहाँ पे है A B को इक्वल बताना है, वो उतना इजीली हम लोग इक्वल नहीं बता सकते। इसके पहले हमको B Q को इक्वल बताना था, तो एक ट्रायंगल में आ रहा था, देखो ये एक ही ट्रायंगल में आ रहा था B, एक ही ट्रायंगल में आ रहा था Q, तो हमने इन दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर बता के डायरेक्टली बोल दिया था कि इसको इक्वल है। लेकिन अगर आप A देखोगे तो A जो पूरा एंगल है वो किसी एक ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, वो दो ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइडेड है, P भी डिवाइडेड है, तो इसलिए हमको करना पड़ेगा बहुत सारा काम, है ना। तो हमको क्या प्रूव करना है, पहले तो मैं ये देख देता हूँ कि मुझे जो प्रूव करना है वो ये है कि मुझे दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बताना है, एक है ABC और एक है PQR। अब ये चीज क्योंकि A और P डिवाइडेड है तो डायरेक्ट नहीं हो सकती है, इसके लिए कंस्ट्रक्शन लगेगा। क्या कंस्ट्रक्शन लगेगा, ध्यान से सुनना। What we have to do here is we have to produce AD. We have to produce AD to a certain point X such that AD and DX are equal. Also, we join BX and CX. Same यहाँ पे we have to produce PM to a certain point, suppose Y, such that PM and MY are equal. Also join QY and RY. तो ये है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, है ना। कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे produce AD and PM to points X and Y respectively such that AD is equals to DX and PM is equals to MY। इसके नीचे आप एक और लिख देना, एक्चुअली स्टेटमेंट जगह नहीं है मेरे को, आगे प्रूफ के लिए जगह चाहिए होगी। इसके नीचे लिख देना ऑल्सो जॉइन BX CX एंड QY RY, ये चीज आप लिख देना। बाकी मेजर कंस्ट्रक्शन में आपको बता दिया है। इस मीडियम को इस तरीके से एक्सटेंड करना है कि ये AD और DX इक्वल है, वैसे ही PM और MY इक्वल। ये था आपका कंस्ट्रक्शन। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं प्रूफ। हमको किसी तरीके से एंगल A और एंगल P को इक्वल बताना है, क्योंकि दो साइड्स हमारे ऑलरेडी प्रोपोर्शनल है, राइट। आप समझ रहे हो क्या करना है, किसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। हम लोग सिमिलर बताने के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें केवल मेरे को A और P को इक्वल बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, धीरे धीरे से करते ताकि आपको चीजें समझ में आती जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं, मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ इस पे आप ध्यान दें। बिल्कुल शुरुआत से मैं क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। इस क्वाड्रिलेटरल को सबसे पहले कंसीडर करता हूँ। मैं लिखता हूँ इन क्वाड्रिलेटरल, नाम क्या है, ABXC बोल सकते हो। इन क्वाड्रिलेटरल ABXC। अब ध्यान से देखो, AD DC को AD DX को इक्वल है। मैं लिखता हूँ
AD इज इक्वल टू BX। इसका रीजन कंस्ट्रक्शन में बोला है। उसके बाद अगर मैं बोलूं AD मीडियन है, जो कि क्वेश्चन में ऑब्वियसली बोला है, अगर AD मीडियन है इसका मतलब D मिड पॉइंट हुआ, इसका मतलब BD और DC भी इक्वल होगा। तो मैं लिखता हूं BD इज इक्वल टू DC। रीजन AD इज मीडियन। अब आप देखो ये एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसके डायगोनल्स का मिड पॉइंट D है। इसका मतलब देखो ना, अगर AX की बात करूं तो AD DX इक्वल है, D मिड पॉइंट हुआ। BC की बात करूं तो BD DC इक्वल है, D मिड पॉइंट हुआ। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो डायगोनल्स हैं, आपको पता है क्वाड्रिलैटरल के डायगोनल्स क्या होता है, जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके जो डायगोनल्स हैं, मैं बोल सकता हूँ कि वो पॉइंट D दोनों का मिड पॉइंट है, तो इसलिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डायगोनल्स आर बाइसेक्टेड एट पॉइंट D। समझ रहे हो आप? मैं इसको लिखता हूँ therefore डायगोनल्स, नाम क्या है देख लें आप, AX and BC, AX and BC bisect each other at which point? Point D। अगर किसी भी क्वाड्रिलैटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो उसे हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो मैं लिखता हूं therefore quadrilateral ABXC is a parallelogram, is a parallelogram। अगर ABXC पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। लिख देता हूं मैं, AB CX को इक्वल है, BX AC को इक्वल है, राइट। देखो अपोजिट साइड्स AB और CX हैं, तो लिखता हूं AB इज इक्वल, AB जोड़ हो जाता था, AB इज इक्वल टू CX एंड AB CX को इक्वल है, BX इज इक्वल टू AC, BX is equal to AC। Opposite sides of parallelogram are equal। अब रीजन यहाँ पे लिख लेना, भूलना बिल्कुल भी नहीं। Opposite sides of parallelogram are equal। इसको 1 बोल के छोड़ दे, है ना। जिस तरीके से मैंने इसको पैरेललोग्राम बताया, ठीक उसी तरीके से आप इसको भी पैरेललोग्राम बोल सकते हो। PMMY को इक्वल है, QMMR को इक्वल है, PM मीडियम होने की वजह से M मिड पॉइंट है ना, बस आप सिमिलरली लिख सकते हो। लिखता हूं सिमिलरली क्वाड्रिलैटरल PQYR। कौन सा क्वाड्रिलैटरल? PQYR is also a parallelogram, is also parallelogram। उसके भी अपोजिट साइड्स इक्वल होने वाले हैं, तो PQRY को इक्वल होगा, PQ is equals to RY and QY is equals to PR। इसका रीजन भी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसको 2 बोल के छोड़ दें। क्या यहाँ तक की कहानी आपके समझ में आई? यहाँ तक की कहानी आपको पकड़ में आई है? ये मैंने क्यों करा है, आपको जल्दी समझेगा ये चीज आपको। लेकिन यहाँ तक की कहानी तो आई होप आपके समझ में आ गई है। देखिए ये कोई फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक तो नहीं है कि आपने फॉर्मूला लर्न किया और वैल्यूज पुट करें आंसर में। थ्योरेटिकली थोड़ी सी थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो बस यहाँ तक मैंने इसको 1 बोला, इसको 2 बोला। अब आपको ये रेशियो गिवन है, जो प्रपोर्शन में है ना साइड्स, ये आपको गिवन है। अब आप इसको उठा के यूज करोगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ ना, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ ना, AB अपॉन PQ is equal to AC upon PR is equal to AD upon PM। ये है, कहां से आया? गिवन से ना, ये चीज है, मैंने यहाँ पे ये चीज लिखी। अब अगर आप देखोगे तो 1 में मैंने अपोजिट साइड्स को इक्वल बोला है। आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो आप AB और PQ को बदल सकते हो,
या तो आप AC और QR को PR को बदल, दोनों को बदलोगे तो फिर वही सिचुएशन पे आके फंस जाएंगे। एक में ही चेंजेस करने पड़ेंगे, आइदर दिस और दिस। मैं AB अपॉन PQ को वैसे ही रख रहा हूँ, मैं AB अपॉन PQ को वैसे ही रख रहा हूँ, मैं इसको बदल रहा हूँ। मैं इसको बदल रहा हूँ, किस में बदल रहा हूँ? देखो AC अपॉन PR है, AC अपॉन PR में बदल रहा हूँ। AC को मैं लिख रहा हूँ BX, PR को मैं लिख रहा हूँ QY। AC को मैं लिख रहा हूँ BX, PR को लिख रहा हूँ QY। अब डायग्राम में भी देखते चलें, AB अपॉन PQ है, दूसरा मेरे पास क्या आया है BX अपॉन QY, देख रहे हो BX अपॉन QY, मतलब इस साइड के साथ रेशो, इस साइड के साथ रेशो आ चुका है इक्वल। अब अगर मैंने ये बड़े साइड का और ये बड़े साइड का रेशो भी इनके साथ इक्वल कर दिया, तो ये जो ट्राइंगल है ये तरफ वाला आधा और ये जो ट्राइंगल है ये तरफ वाला आधा, उनके सभी साइड्स का रेशो इक्वल हो जाएगा, मतलब ये जो ट्राइंगल से सिमिलर हो जाएगा। इसको कैसे करें? यहाँ पर थर्ड रेशो देखोगे तो आपको AD दिखेगा अपॉन PM दिखेगा, लेकिन मेरे को तो AX चाहिए। आपको पता है AD और DX इक्वल है, तो AB का अगर दुगना में कर दूं तो पूरा AX बन जाएगा, है ना, डबल। आप समझ रहे हो? अगर ये मान लो x है तो ये भी x होगा, तो ये पूरा कितना होगा 2x, मतलब ये x का डबल, मतलब AD का डबल आप करोगे तो AX मिलेगा। सेम PM का डबल आप करोगे तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर नीचे। अब ऊपर नीचे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी भी रेशो को, तो इसका मतलब मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ चेंज, है ना, और उसको अलग वे से लिख रहा हूँ, उसका मतलब तो अभी भी AD और PM ही है ना, क्योंकि ऊपर नीचे 2 लगा। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, इसको आप लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे AC और PR को चेंज किया ना, एक Q चेंज किया, कहाँ से चेंज किया 1 और 2 से, ये लिख दो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखता हूँ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BX अपॉन Q, तो मैंने चेंज किया तो उसको तो मैं छेड़ूंगा ही नहीं, इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD का डबल करोगे AX बन जाएगा, PM का डबल करोगे PY बन जाएगा, तो ये हो जाएगा AX अपॉन PY। एक हम कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो, क्योंकि AD और DX हमने इक्वल बोला, मतलब D मिड पॉइंट होता है AX, आप कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो इसका रीजन, ठीक है। अब आप नोटिस करें तो AB का रेशो PQ के साथ आया है, BX का रेशो QY के साथ आया है, और पूरे AX का रेशो पूरे PY के साथ आया है। मतलब ये ट्रायंगल का और ये ट्रायंगल का सभी साइड्स का रेशो इक्वल आया है, मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं। कौन से? ABX PQY। तो लिखता हूं therefore triangle ABX is similar to triangle PQY, रीजन SSS'। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। आपको पता है मेरे को A और B को इक्वल बताना था, लेकिन हमने ये जो हाफ साइड वाला है ट्रायंगल और ये जो हाफ साइड वाला ट्रायंगल है इसको सिमिलर बताया है। तो अगर मैं इसका ये हाफ साइड वाले ट्रायंगल का A लूंगा तो सिर्फ मेरे को इतना ही मिलेगा, और ये हाफ साइड वाला मैं B लूंगा तो इतना ही मिलेगा। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एंगल A को मैं बोल सकता हूँ BAX, P को मैं बोल सकता हूँ QPY। देखो यहाँ का A जो है ये ट्रायंगल का B जो है इक्वल है ना, तो ट्रायंगल का A जो है मैंने आपको बताया कौन सा है, वो BAD कहो या BAX कहो, बात एक ही है। यहाँ पे QPY कहो, है ना, क्या कहो QPY कहो, ये इक्वल आ गया। इसको नंबर दे दें आप 3, इसको क्या नंबर दे दोगे आप 3, इसका रीजन होगा CAST, करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर ट्रायंगल्स, राइट। इसको नंबर दे देते। जिस तरीके से मैंने ये हाफ और ये हाफ इक्वल बताया, ठीक उसी तरीके से आप ये हाफ और ये हाफ इक्वल बता सकते हो। आप पूछो कैसे? आपको अगर याद होगा तो ये रेशो में मैंने ये चेंज करा था, अगले बार आप इसको वैसे ही रखें और ये चेंज करें, तो आपको क्या रेशो मिलेगा AC अपॉन PR। देखो AC अपॉन PR, AD को दुगना कर दोगे तो AX अपॉन PY, और अगर आप इसको चेंज करोगे तो CX अपॉन RY आएगा रेशो, तो CX अपॉन RY मतलब ये हाफ सिमिलर हो जाएगा। लेकिन वो बताने की जरूरत नहीं है, मैं अभी डायरेक्टली लिखने वाला हूं सिमिलरली we can show
Similarly, we can show what we can show. This half triangle, actually full triangle है. This half side and this half side are similar. Like we can say ACX and PRY are similar. Triangle ACX is similar to triangle PRY. ये हो जाएगा, है ना? अगर ये सिमिलर हैं तो मेरे को तो A और P ही चाहिए. अब ये साइड वाला और ये साइड वाला मैं सिमिलर बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं कलर चेंज कर चुका हूँ, आपको दिखता होगा, है ना? तो मैं बोलता हूँ कि ये तरफ वाला A और ये तरफ वाला P, क्योंकि ये सिमिलर हुए हैं ट्रायंगल्स, तो ये A और ये P मतलब ये ट्रायंगल का है और ये ट्रायंगल का P ही इक्वल होगा. तो ये ट्रायंगल के A को CAX बोलता हूँ और RPY बोलता हूँ, राइट? मैं बोलता हूँ CAX is equal to RPY. इसको मैं बोलता हूँ 4, इसका रीजन होगा CAS. अब आप देखें, आपने ये तरफ वाले A को ये तरफ वाले P के साथ इक्वल बोला है, मतलब हाफ A हाफ P को इक्वल है, और ये तरफ वाले A को ये हाफ को ये P के साथ इक्वल बोला है. इसका मतलब आप समझ सकते हो कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, क्योंकि ये हाफ इसके साथ इक्वल है, ये हाफ इसके साथ इक्वल है, तो ये पूरा भी इसके साथ इक्वल हो ही जाएगा. कॉमन सेंस वाली बात है, आप समझ रहे हो? ये आधा इसके साथ इक्वल है, मान लो ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री है, मान लो ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री, ऐड कर लो 50 डिग्री को इक्वल होगा. मेरे को तो पूरा A और पूरा भी चाहिए ना, मैं ऐड कर देता हूँ. किसको ऐड कर रहा हूँ? इन दोनों. मैं लिखता हूँ एडिंग B and 4. What we get is LHS plus LHS. That is, मैं लिख के बताता हूँ आपको, BAX plus CAX. LHS LHS से ऐड होगा. अब देखो 3 और 4 में, है ना? इज इक्वल टू RHS आ जाए QP by RPY. QPY plus RPY हो जाता है. अब आप BAX और CAX को ऐड करो. BAX और CAX ऐड करो, पूरा A मिलेगा. वैसे आप वहाँ पे देखोगे आपको पूरा P मिल जाएगा, आप देख सकते हो. That is angle A and angle B equal हो चुका है. मेरे को केवल एंगल A और एंगल B को इक्वल बताना था, जो बता चुका हूँ. इसके आगे मेरे को थोड़ा सा जगह चाहिए, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट बना दिए इतने पार्ट का, वो तो आपके पास है. मैं इतने पार्ट को रख करके यहाँ पर सोल्यूशन लिखता हूँ. बन गया स्क्रीनशॉट? ओके, मैं इस पार्ट को यहाँ से मिटाता हूँ, मेरे को थोड़ा सा जगह चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर साफ सफाई कर लेता हूँ. अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे को तो कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर बताने थे, ABC और PQR ना. तो मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR. अगर आपको याद होगा तो AB अपॉन PQ का रेशो ऑलरेडी इक्वल था AC अपॉन PR के रेशो से गिवन में, और क्योंकि ये रेशो दिया था तो उनके जो बीच वाला एंगल है वो भी मैंने इक्वल बता दिया. एंगल A is equal to एंगल P. आप उसको नंबर दे दें 5 और यहाँ पे लिख दें फ्रॉम 5, यहाँ पे लिख दें गिवन. अगर दो साइड्स का सेम प्रोपोर्शन, दो साइड्स का रेशो इक्वल है और एंगल उनके बीच वाला इक्वल आ चुका है, तो मैं बोलता हूँ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR रीजन SAS. तो इस तरीके से प्यारा सा छोटा सा सम जो है वो कंप्लीट होता है. आई होप आपने इसको समझ लिया. आप इसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको ये क्वेश्चन कभी भी टेंशन में दिक्कत ना. ठीक है? तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यहाँ पे कहता है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर्स है. अगर आप क्लियर देखोगे तो कास्ट शेडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम. ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है. एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट द शेडो ऑफ 28 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ टावर. देखो आपके पास एक पोल है, इस पोल का लेंथ है 6 मीटर. ऑब्वियस ही बात है शेडो उसका ग्राउंड पे आएगा, तो उसका जो शेडो है वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे कुछ 4 मीटर. इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ. उसके बाद आपको बोला गया है कि एक दूसरा टावर है जिसका शेडो 28 मीटर्स है. एक दूसरा टावर है, उसका शेडो का जो लेंथ है वो 28 मीटर्स है. उसका हाइट हमने ढूंढना है. इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ.
इसको मैं नेमिंग देता हूँ ए बी सी, इसको मैं नेमिंग देता हूँ पी क्यू आर। ठीक है, तो हमको एक मिसिंग साइड जो है वो ढूंढना है। किसी तरीके से मुझे दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बताना पड़ेगा ताकि उसके साइड्स जो है वो सेम प्रपोर्शन, मतलब साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल आ जाएं। साइड्स प्रोपोर्शनल आ जाएंगे तो फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स को आसानी से ढूंढ लूँगा। तो आइए मैं शुरुआत करता हूँ सम की। सबसे पहले मैं लिखता हूँ ए बी। नाउ व्हाट इज ए बी? ए बी इज हाइट ऑफ पोल जो कि है 6 मीटर्स। नेक्स्ट इज बी सी। बी सी है लेंथ ऑफ शैडो ऑफ पोल जो कि है 4 मीटर्स। उसके बाद क्यू आर पता है तो मैं पहले क्यू आर लिखता हूँ। क्यू आर क्या है? लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर जो कि कुछ 28 मीटर्स है। फाइनली पी क्यू हमको ढूंढना है। पी क्यू क्या है? हाइट ऑफ टावर जिसको हमने x मीटर्स माना है। आपको चाहिए तो ऊपर लिख लेना हाइट ऑफ टावर भी x मीटर, उसके बाद डायग्राम, उसके बाद ये चीज़। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल्स को मेरे को सिमिलर बताना है। तो मैं कैसे सिमिलर बताऊंगा? मैं कंसीडर करता हूँ दोनों ट्राइंगल्स को। मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं तो जो ये पोल है और जो टावर है ये ग्राउंड को परपेंडिकुलर होंगे। ये दोनों ग्राउंड को क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। इसलिए तो उनका हाइट 6, और वैसे भी उसका जो हाइट मेजर करेंगे, अगर मेरा हाइट कोई मेजर करेगा तो कैसे मेजर कर पाएगा? अगर मैं ग्राउंड को परपेंडिकुलर खड़ा हूँ तो ही मेरा हाइट मेजर करेंगे। अब मैं ऐसे क्रॉस वगैरह खड़ा रहूँगा तो मेरा हाइट उनको पता नहीं चलेगा, है ना। तो अगर इन्होंने इसका हाइट 6 मीटर्स बोला है, और ऑब्वियस ही बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, पोल और टावर दोनों के दोनों ग्राउंड को परपेंडिकुलर ही होंगे। एकदम ग्राउंड से मत आप समझ सकते हो, ये ग्राउंड है, एकदम बीचों बीच लगे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं ग्राउंड को, है ना। तो एक तो चीज़ मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर करता हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर वी कैन से एंगल बी एंड एंगल क्यू आर इक्वल बिकॉज बोथ आर 90। रीज़न इसका लिख सकते हो, पोल एंड टावर आर परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। ये इसका रीज़न होगा। दूसरा रीज़न थोड़ा सा आपको समझना है कि देखो, शैडो की जो ये बात कर रहे हैं तो ये एक ही गिवन पॉइंट, मतलब एक ही वक्त पे उन्होंने शैडो मेजर किया। मतलब ऐसे नहीं है कि इसका शैडो सुबह 10 बजे मेजर किया होगा और इसका 12 बजे, क्योंकि आपको पता है सन जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा तो हमारे शैडो का लेंथ भी वेरी करता है, आपको ये चीज़ पता है ना। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे एट दी सेम टाइम बोला। ये जो मेजरमेंट्स उन्होंने लिए एट दी सेम टाइम, मतलब एक ही वक्त पे लिए हैं। अब अगर एक ही वक्त पे लिए हैं तो सन रेस जो पोल के ऊपर और जो टावर के ऊपर गिरेंगे, ऊपर से, यहाँ पे जगह नहीं है एक्चुअली, ऊपर से गिरेंगे तो उनका एंगल पोल के साथ और टावर के साथ जो है वो सेम होगा। समझ रहे हो आप बात को? सेम एंगल पे सनलाइट गिरेगा ना दोनों के ऊपर, तभी तो जाके दोनों का शेडो जो है वो हम लोग मेजर करेंगे एक ही पॉइंट पे, है ना। सेम एंगल से लाइट ऊपर से छूट रहा है एक ही पॉइंट पे। ऐसे नहीं कि ये 10 बजे है फिर 12 बजे सन ऊपर आया तो फिर मेजर किया, तो फिर एंगल उनका जो है चेंज होगा, 10 बजे लगोगा 12 बजे लगो। लेकिन अगर एक ही टाइम पे उन्होंने मेजर किया है तो ये जो एंगल होगा, मतलब जो सन रेस जो छूट रही है उसका जो एंगल है इसके ऊपर वो इक्वल होगा। बोलता हूँ एंगल ए और पी भी इक्वल है, एंगल ए और एंगल पी भी इक्वल है। एंगल made by sun rays at a given time is same for pole and tower। लिख देना आप ये चीज़, बस दो एंगल्स इक्वल हो गए, ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ए टेस्ट से बस लिख दो। आप कैसे लिखते हो? आप लिखो ट्राइंगल सिमिलर, ट्राइंगल बी का क्यू के साथ, ए का पी के साथ। तो पहले अगर मैं ए लिखूं तो पी लिखना पड़ेगा, वैसे कोई भी लिख दो। पहले आप यहाँ पे बी लिखूं तो क्यू लिखना पड़ेगा, सी आएगा, आर आएगा, रीज़न होगा ए टेस्ट।
ठीक है, बस ले लो रेशो ले लो, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, सी एस एस टी। अब मेरे को बताओ ए बी कितना है 6, पी क्यू कितना है पता नहीं x है, बी सी कितना है 4 और क्यू आर कितना है 28। कितना है 28। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसको अभी सिंप्लीफाई करो, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई करो, बात तो एक ही आ जाके पड़ेगी। मैं ना बाद में कर लेता हूँ, ये ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो 6 × 28/4 करोगे तो ये x का वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगा। 6 7 42 सेंटीमीटर्स आपको मिल जाएगा टावर का हाइट में। ये स्टेटमेंट लिख देना, हाइट ऑफ टावर इज 42 सेंटीमीटर नहीं होगा, 42 मीटर, सेंटीमीटर कैसे रहेगा यार, है ना, 42 मीटर्स। ओके, तो यह था आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन, कॉपी कर ले। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए फाइनली बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, इस एक्सरसाइज को और कंप्लीट करते हैं इस एक्सरसाइज को। ये कहता है इफ़ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए डी और पी एम दोनों मीडियंस है, ए बी सी का एक है और पी क्यू आर का एक है। तो बना देते हैं यहाँ पे, देखो एक है मान लो ए बी सी, ये है उसका मीडियन ए डी। एक है मान लो पी क्यू आर, उसका मीडियन है पी एम, है ना, उसका मीडियन है पी एम। अब ये दोनों ट्राइंगल्स से दोनों के मीडियंस हैं, वेर ए बी सी एंड पी क्यू आर आर सिमिलर। ओके, ए बी सी और पी क्यू आर ऑलरेडी सिमिलर हैं, देन प्रूव दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। मतलब ये साइड का इस साइड के साथ रेशो और ये साइड का इस साइड के साथ रेशो इक्वल आना चाहिए। ऐसा कब हो सकता है, जब मैं इस छोटे ट्राइंगल को इस छोटे ट्राइंगल के साथ सिमिलर बता दूँ, तो ये चीज़ जो है वो पॉसिबल है ना। तो आइए मैं आपसे सल्यूशन डिस्कस करता हूँ। गिवन में इन्होंने कहा है पहले तो ए डी एंड पी एम आर मीडियंस, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये लोग बोलते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज ऑल्सो सिमिलर टू पी क्यू आर। ये दो चीज़ें गिवन में हैं। टू प्रूव आपको क्या प्रूव करना है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। मैंने आपसे कहा छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर बता दो, बात अपना बन जाएगा। ये रहा आपका प्रूफ, सल्यूशन कह लो। अब सबसे पहले ये तो ठीक है, मीडियन से समझ में आता है। इन्होंने मेजर जो चीज़ यहाँ पे दी है वो ये दी है कि ए बी सी और पी क्यू आर ये सिमिलर है। सबसे पहले मैं उसी को लिखता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। ये कहाँ से आया, ये क्वेश्चन से आया। मैंने आपसे बताया है, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करा है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन ऐसा एक्सट्रैक्ट हो सकता है वो निकाल के रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको मिलेगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। सही है, ये हो गया सी एस एस टी। उसके बाद आप बोल दो एंगल ए इज इक्वल टू पी कॉमा, एंगल बी इज इक्वल टू क्यू कॉमा, एंगल सी इज इक्वल टू आर। इसका रीज़न सी ए एस टी। ये चीज़ हो गई, 1 बोल दो, 2 बोल दो। अब अगर ये चीज़ हो गई है, ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लिया है, तो आप फिर से यहाँ पे देखें, आपको ए बी अपॉन पी क्यू तो दिख रहा ही होगा, दिख रहा है। उसके साथ आपको बी सी अपॉन क्यू आर भी दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? उसके साथ आपको एंगल बी और एंगल क्यू भी इक्वल है, ऐसा दिखता होगा कि दिख रहा है।
अगर दिख रहा है तो आपको एक चीज़ क्लिक करी होगी। की है, अच्छी बात है, नहीं की है तो मैं बता देता हूँ। देखो ए बी का रेशो पी क्यू के साथ तो है जी, एंगल बी और एंगल क्यू भी इक्वल है। किसी तरीके से अगर मैंने इस बी डी का और इस क्यू एम का रेशो ए बी अपॉन पी क्यू के रेशो से बता दिया इक्वल, तो ये जो दो ट्राइंगल्स हैं उनके दो साइड्स का रेशो इक्वल हो जाएगा और उसके दोनों साइड्स के बीच वाला जो एंगल है वो भी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब दोनों ये छोटे छोटे ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हो जाएंगे, और वो सिमिलर हो जाएंगे तो फिर आगे का खेल तो आपको पता ही है ना। अब मेरे को वही चीज़ करनी है, मैं इसको उठाता हूँ, नीचे लिखता हूँ। नाउ देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, ऐसा हमने पीछे भी किया हुआ है, बी सी को मैं 2 टाइम्स बी डी लिखूंगा क्योंकि डी मिड पॉइंट है, ए डी मीडियन है। बी सी कैन बी रिटन एज 2 बी डी, सेम क्यू आर एज 2 क्यू एम। मैं यहाँ पे बी सी को लिखूंगा 2 टाइम्स बी डी और क्यू आर को लिखूंगा 2 टाइम्स क्यू एम। क्या लिखूंगा? 2 टाइम्स क्यू एम, है ना। इसका रीज़न ए डी पी एम आर मीडियंस। 2 से उड़ेगा 2, आपको मिलेगा ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम। इसको आप दे दें नंबर 3, 1 2 से 3 हो जाएगा। ये छोटा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल कंसीडर करो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। हम लोग क्या करेंगे, दो साइड्स का रेशो तो हमने उसके बना ही दिया है। ए बी का रेशो पी क्यू के साथ देख लो, बी डी का रेशो क्यू एम के साथ है कि नहीं। ये कहाँ से आया? फ्रॉम 3, है ना। दो साइड्स का रेशो तो इक्वल बोल दिया, और एंगल बी भी क्यू को इक्वल है, मतलब दो साइड्स के बीच वाला एंगल भी इक्वल है। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू फ्रॉम 2। यहाँ से आप देख सकते हो दो साइड्स का रेशो भी इक्वल है और दो साइड्स के बीच वाला एंगल भी इक्वल है, तो एसएस क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। यहाँ पे बोलता हूँ ट्राइंगल लिखने का तरीका आप जानते हो, आप बना लो हिसाब। ए बी डी और पी क्यू एम लिख रहा हूँ मैं। ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम, रीजन एस ए एस टेस्ट। ठीक है, अब साइड्स का रेशियो ले लो क्योंकि मेरे को साइड्स का रेशियो ही प्रूव करना था यहाँ पे। तो ये क्या है, देखो ए बी अपॉन पी क्यू, देखो मेरे को क्या चाहिए था, ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम के बराबर है ना। इसके आगे आप लिखोगे बी डी अपॉन क्यू एम, जिसकी ज़रूरत नहीं है, फिर आप लिखोगे ए डी अपॉन पी एम के, सी एस एस टी करस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर। ये चाहिए था, मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसी के साथ अपना जो ये एक्सरसाइज है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पूरा एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं समझा है तो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हो, बाकी इसे अच्छे से नोट करके प्रैक्टिस कर लो। आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय।